हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। हमने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप लोगों ने वो सारे पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं अच्छे से रिवाइज किए होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, अब देखिए आज मैंने एक नया टॉपिक कराना है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सब कनेक्टिंग हैं। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो टॉपिक्स तो प्लीज़ आप जाइए, वो तीनों वीडियोस पहले की, इसकी पहले की जितनी सारी वीडियोस हैं वो सब स्टडी कीजिए प्रॉपर, सो दैट आपको आगे वाले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्या है हमारा टॉपिक आज, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, जो भी आपको किसी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हो उससे परसेंटेज कंपोजिशन किसकी निकालनी होगी। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपका कंपाउंड है Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब इसमें परसेंटेज कंपोजिशन आपकी सोडियम की अलग आएगी, सल्फर की अलग आएगी, ऑक्सीजन की अलग आएगी, है ना। जैसे नॉर्मली आप परसेंटेज निकालते हो वैसे ही है, बस परसेंटेज कंपोजिशन हम इन रिस्पेक्ट ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू मास निकालते हैं, कि मास के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कोई कंपाउंड आपका ऐसे आ रहा है जो आयनिक है, उसमें बात कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ कैटायन, परसेंटेज ऑफ एनायन, तो वहां आप कैटायन एनायन की बात कर लेंगे, है ना। क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट बाय मास होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट एलिमेंट, पार्ट्स का मतलब कि आप ऑब्वियसली फ्रैक्शन या परसेंटेज, एक हिस्सा जो है उसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मास। बाय मास आपको याद रखना है, और डिवाइड में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास उस पूरे कंपाउंड का। नेचुरली हम नीचे क्या लेते हैं, टोटल मास ही लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड आप बात कर रहे थे जिस भी चीज की, वहां पे नीचे उसी का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा ऊपर, इनटू 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है ये। परसेंटेज कंपोजिशन हम पहले सीखेंगे, उसके बाद आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आप ध्यान से सीखिएगा। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड हमारा क्या है, Fe2SO4 थ्राइस। अब इसके लिए हमें पहले क्या निकालना है, देखिए ऊपर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2SO4 थ्राइस। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको नहीं बताया हुआ आयरन का मास कितना है, तभी मैंने कहा था एटॉमिक मासेस जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट हैं उनके आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आयरन कितने, 2 एटम्स हैं, तो क्या करोगे आप, 2 × 56, ठीक है। प्लस में आयरन हो गया, प्लस में इसका सल्फेट का ओवरऑल पहले आप निकालिए, उसको ब्रैकेट में हम थ्राइस कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 3 × ब्रैकेट में देखिए सल्फर का 32 प्लस 16 × 4 64, यही हुआ ना, 64 लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, टोटल कीजिए अब आप इसको, ये आ जाएगा 400 ग्राम। ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन निकाला पहले हमने, हमारा कितना है आयरन इस पूरे कंपाउंड में, 2 × 56, 2 एटम्स है आयरन के, तो हम वही सेम करेंगे, 2 × 56 डिवाइड में 400 × 100, ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपका कट के कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा 28%। बहुत सिंपल था ना, सिंपल, आपने जस्ट परसेंटेज निकालनी थी। उसके बाद है आपका परसेंटेज ऑफ सल्फर। क्या होगा, अब आपको ध्यान रखना है कि सल्फर कितना है। यहाँ सल्फर बच्चे जल्दबाजी में एक ही ले लेते हैं, नहीं, हमारे पास सल्फर कितने हैं, 3 एटम्स ऑफ सल्फर हैं, यानी 32 × 3 करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे आप, 3 × 32 डिवाइड में वही 400 × 100, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए इसको, ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ से 24, ठीक। अब
आयरन निकल गया, सल्फर निकल गया, क्या रह गया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इधर निकाल लेते हैं हम। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स तो अंदर ही थे सल्फेट में, उसका कितना है? थ्राइस, यानी 4 × 3 12। तो आपके एक्चुअल में कितने एटम्स हैं? 12 एटम्स हैं। तो 12 × 16 डिवाइड में 400 × 100। ठीक है, कैलकुलेट। अब आप जब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 यहाँ से 48। ठीक है, तीनों प्लस करके देख लीजिए, ऑब्वियसली आपका कंबाइन करके 100% ही आएगा, 100 ही आएगा। कई बार कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाती है, तो क्रॉस चेक करने के लिए तो हमने क्या निकाला? बड़े इजीली हमने सबकी परसेंटेज निकाली है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जहां कैटायन एनायन का रोल है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, सो दैट इन केस किसी कंपाउंड में जब हम आगे स्टोइकियोमेट्री करेंगे वहां अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। आपने 10th क्लास में सीखा होगा, फॉर्मूला हम क्रॉस करते थे, है ना, वैलेंसी, तो उसी का यूज़ करके फॉर्मूला लिखना है। आपको पता है अमोनियम कैटायन क्या है? NH4 पॉजिटिव। डाइक्रोमेट मीन्स Cr2O7, 2 नेगेटिव है ये, तो आप क्रॉस करोगे, ये +1 है, वो 2 नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4 2 Cr2O7। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया अमोनियम डाइक्रोमेट। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैलकुलेट करते हैं फिर। मॉलिक्यूलर मास आपका इसका क्या आएगा? देखिए अमोनियम का पहले अलग निकालते हैं। नाइट्रोजन का क्या होगा? 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 4 मल्टीप्लाइड में 2 होगा, बाहर मल्टीप्लाई चाहे आप आगे कर लीजिए चाहे पीछे कर लीजिए, इंटू 2 प्लस क्रोमियम का आपको पता होना चाहिए कि 52 है, जैसे पहले अभी आयरन का आया था 56, इसका 52, 2 × 52 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 7 × 16, ये आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 252 ग्राम। पता है जब हम क्वेश्चंस रेगुलर करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद क्या आता है, जो रेगुलर हमारे कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं ना, उनके मॉलिक्यूलर मास भी हमें याद हो जाते हैं। सो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो यही चीज़ें काउंट करती है, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास। अब क्या निकालना है उसे देखिए, क्या कहा है? परसेंटेज ऑफ कैटायन निकालना है। तो मतलब इसकी परसेंटेज निकालनी है। 2 आयंस 2 होने चाहिए, ट्वाइस ज़रूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि खाली आप एक का निकालें। तो परसेंटेज ऑफ अमोनियम या परसेंटेज ऑफ कैटायन क्या आ जाएगा? एक का कितना है देखिए, 14 + 4 18 है ना, तो 18 × ट्वाइस क्या हो गया? 36। 36 डिवाइड बाई 252 × 100, ये आप कट करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, 100/7 कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 14.29%। करेक्ट। तो यहाँ ऐसे जिस तरह से कैटायन का पूछा था, हो सकता है एनायन का भी पूछा हो। ठीक, एनायन का लेकिन आपने, अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, जो ऊपर चार्ज होता है उसके हिसाब से पता नहीं क्यों ट्वाइस कर देते हैं। आपने देखिए परसेंटेज अगर निकालनी है तो इसका मतलब क्या था कि 2 अमोनियम कैटायन है और 1 डाइक्रोमेट एनायन है। तो आपने ऐसा नहीं है कि ऊपर 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है तो आप इंटू ट्वाइस कर दें, नहीं, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कुछ स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो जल्दबाजी में गलती यही करते हैं कि जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें चार्ज नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारे पूरे कंपाउंड में कितने कैटायन हैं, कितने एनायन हैं, और जिसका पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 अमोनियम कैटायन थे और डाइक्रोमेट एनायन एक ही है। ठीक, सो ये हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि है क्या चीज़ और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए सबसे पहले तो कि फार्मूला क्या चीज़ है। किसी भी कंपाउंड की अगर हम फार्मूले की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं फार्मूले से? फार्मूला का मतलब ये है कि आप जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल में कितने टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन से एटम हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं तो कितने एटम्स हैं। सपोज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह 2-3 तरह के एटम्स हैं तो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, या 1 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से।
तो वो उसका क्या हुआ, फॉर्मूला, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से फॉर्मूला। खाली फॉर्मूला की अगर हम बात करें, ये क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यही हुआ ना, क्योंकि आप कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को जब लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी वैरायटी है, मतलब वैरायटी ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स एंड हाउ मेनी ईच ऑफ देम, मतलब कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और कितने कितने एटम्स हैं, वो हुआ आपका फॉर्मूला। अब बात आती है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए हम ये कह सकते हैं कि जस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, जितने एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उसके एक मॉलिक्यूल में, उस फॉर्मूले का मतलब, फॉर्मूला तो वर्ड आपको क्लियर हो ही गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल जो आपने उस कंपाउंड का कंसीडर किया है उसमें जितने एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब कि ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं हुआ, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, कि एग्जैक्टली जितने टाइप ऑफ एटम्स हैं और जितने नंबर हैं उनके, वो। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं बेंजीन का, डेफिनेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले एक बार समझा देती हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, C6H6। तो ये C6H6 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूँ तो क्या होगा, CH, दैट्स इट। मैंने कहा था ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसकी आप रेशियो लोगे 6:6 तो क्या आएगा 1:1। तो ये आपका हो गया उसका एम्पिरिकल फार्मूला और ये ऊपर वाला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा ट्रू फार्मूला है और ये एक तरह से फॉल्स कह सकते हो, या फॉल्स भी नहीं कहेंगे, ये कह सकते हो कि उसमें जस्ट क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है हमारी, जितने टाइप ऑफ एटम्स है सिर्फ उनकी। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे, केमिकल फार्मूला which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of various kinds, various elements present in one molecule of the compound। पहली बात है केमिकल फार्मूला है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसकी, ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जितने टाइप के अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके सब एटम्स की प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये चीज याद रखनी है कि वन मॉलिक्यूल, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप किसे कह दोगे, इट इज दैट केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। सो इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यहाँ खाली इंपेरिकल फार्मूला में देखिए क्या है, खाली इसमें एटॉमिक रेशियो थी, खाली हमने देखा था ना बेंजीन की, इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो है और यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। अब इन दोनों में कोई तो रिलेशन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में। अब इसके आगे हमें करना क्या है, जैसे सपोज कीजिए दोनों का रिलेशन हमें पढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको किसी कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं उनकी सबकी परसेंटेज दी होगी क्वेश्चन में, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। उन परसेंटेज से आपको पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो ये आप कैसे करेंगे, जब हमें दोनों का रिलेशन पता होगा और इसके आगे एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखते हैं। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप एम्पिरिकल फार्मूला, देखिए उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स हो सकता है आपको यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आएंगे, वैसे तो मैं समझाऊंगी, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स। अब आपको क्वेश्चन में सपोज कीजिए दिया हो कि कोई कंपाउंड है जिसमें CHO 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन की 12% है, हाइड्रोजन की इतनी % है, तो जो आप परसेंटेज बोल रहे हैं आपको उसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। बेसिकली मतलब क्या है, जैसे 12% कहा जा रहा है तो मतलब इट इज़ 12, इस हिसाब से जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जो परसेंटेज दी हुई है उसको आपने मास में कन्वर्ट करना है, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि हर एलिमेंट का, हर एटम का अलग अलग निकलेगा। तो जो आपने यहाँ मास कन्वर्ट किया है आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। जैसे जो आपका कार्बन का परसेंटेज आया उसको आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, उस गिवन मास ऑफ जो भी ग्राम्स में आपका आया उसको डिवाइड कर दोगे कार्बन के एटॉमिक मास से, मतलब 12 से,
ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो आपका नंबर ऑफ मोल्स आता है ये एक्चुअली आता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब रिलेटिव क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि देखिए हमने मास परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट किया है, और मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि एक तरह से ये रिलेटिव है ना, कि आपका ओवरऑल कंपाउंड में जितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी परसेंटेज सबकी अलग अलग है। परसेंटेज का मतलब क्या है, उसका हिस्सा, फ्रैक्शन। तो जब बात फ्रैक्शन की आ गई, मतलब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो या ओवरऑल में टोटल ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, इसीलिए क्या होंगे ये, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, 2-3 एलिमेंट्स जितने भी आपके आए, सबके आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब हो सकता है जितने नंबर ऑफ मोल्स सबके आए हैं, किसी में 2 आया, किसी में 3, या हो सकता है पॉइंट्स में भी आए 2.45, 1.38, 0.39, इस तरह से। तो जो आपको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है, उसमें क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ मोल आया है उसको डिवाइड करना है सबसे छोटी वैल्यू से। जैसे सपोज कीजिए, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, पॉइंट्स वाला नहीं लेती मैं, 2, 3, 5 इस तरह से आया, 3 अलग अलग मोल्स आए 3 एलिमेंट्स के। तो आपने क्या किया, उसका जब आपको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी होगी तो आप क्या कर देंगे, 2/2, क्योंकि सबसे छोटा 2 था, 2, 3, 5 में सबसे छोटा 2 था, तो आपने क्या किया, 2/2, 3/2, 5/2, ठीक है ना। उसके बाद कुछ वैल्यूज आएंगी, वो जो वैल्यू आई वो आपकी हुई सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब या तो वो हो सकता है कि आपकी होल नंबर रेशियो आए या फिर पॉइंट्स में आए, तो इसीलिए अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ब्रैकेट में मैंने इफ रिक्वायर्ड इसीलिए लिखा है क्योंकि कहीं कहीं जगह तो आपकी होल नंबर वैल्यू आती है और कभी कभी नहीं आती तो सिंपल आप पॉइंट्स वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हो। जैसे 1.5 है तो आप क्या करोगे, उसको इंटू 2 कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 होल नंबर रेशियो में, ठीक। उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है, सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जब हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई सारे एलिमेंट्स की, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से इंपिरिकल फॉर्मूला ही बनाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सारे एलिमेंट्स के, जो भी जितने एटम्स हैं उनकी सबकी, है ना। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट, हम राइट इंपिरिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। जो आपके 3 आपने स्टार्टिंग में लिए, 3, 4 जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे मैं बात कर रही थी CHO दिया हुआ है, तो तीनों के आगे आप क्या क्या कर दोगे, CHO, और वो जो यहाँ से वैल्यूज आई होंगी वो उसका यूज करते हुए आप इंपिरिकल फॉर्मूला लिखोगे, ठीक। इसको लिखने के बाद क्या होगा, और इंपिरिकल फॉर्मूला आपका निकल गया। देन हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। मतलब कोई एक वैल्यू है N, उससे जब हम इंपिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये N क्या है, देखिए N आपकी रेशियो है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। 2 फॉर्मूले तो आपके पास होंगे ना। ये मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ऐसा मत सोचेगा कि मॉलिक्यूलर मास तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालना ही है, तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा। इंपिरिकल फॉर्मूला मास आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से जो आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया होगा। जैसे सपोज कीजिए CH है, बेंजीन का CH था ना, तो उसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो उसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास हुआ 13। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, एक तरह से आपकी रेशियो आ रही है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, वही आपका N का नंबर है ना। उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंपिरिकल फॉर्मूला को, तो आपका फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे सिंपल सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने सारी चीज़ें अप्लाई कैसे करनी है। ओके, सो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड स्ट्रांगली इन अ करंट ऑफ एयर। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ आप यूरेनियम को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें हीट किया। द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेड इतने ग्राम, तो आपका ऑक्साइड बना, यूरेनियम को आपने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, आपका बना कोई ऑक्साइड। उस ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो पहले तो देखिए हमारे पास यहाँ कहीं परसेंटेज नहीं है, लेकिन अगर देखें यूरेनियम का जो ऑक्साइड बनेगा उसमें परसेंटेज ऑफ यूरेनियम निकल सकती है, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम ऑक्साइड का मास पता लग रहा है हमें कितना है और यूरेनियम का मास पता है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 2.38 डिवाइड बाय 2.806 इंटू 100। ये कैलकुलेट करके आपका आया 84.82
%। ठीक है, हमें यूरेनियम की परसेंटेज पता लग गई, ऑक्सीजन की 100 में से माइनस करके निकल जाएगी। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, टैब्यूलर फॉर्म में ये क्वेश्चन किया जाता है। टैब्यूलर फॉर्म में मतलब कि आप कुछ हेडिंग्स लिखते हो। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कौन कौन सा आपका एलिमेंट है ना, एलिमेंट लिखा, ठीक, उसका सिंबल लिखोगे जो आप एलिमेंट करोगे उसका, फिर उसकी परसेंटेज लिखोगे, ठीक है, एलिमेंट हो गया, उसका सिंबल हो गया, उसकी परसेंटेज हो गई, देन एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और लास्ट क्या आ जाएगा जो हमने लास्ट स्टेप में किया था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट आता ज़रूर है ना, इस पे आपसे पूछे ही जाते हैं, मतलब क्वेश्चन आता ही है। ये हो सकता है टेबल आपका टेढ़ा सा थोड़ा बना हो, बट बेसिकली क्या है कि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, वो सीखना है। तो एलिमेंट आपके देखिए कौन कौन से यहाँ पे, यूरेनियम है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। मैंने थोड़ा गैप करके लिखा, यूरेनियम ऑक्सीजन। अब इसका क्या लिखेंगे हम, सिंबल UO। परसेंटेज क्या है, यूरेनियम की आपने निकाली 84.82, ऑक्सीजन की आप क्या करेंगे 100 में से माइनस करके, क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि ऑक्साइड है और उसमें यूरेनियम और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो 100 में से माइनस करेंगे, आ गया 15.18। अब एटॉमिक मास इसका लिखना है, यूरेनियम का एटॉमिक मास है 238 और ऑक्सीजन का आपको पता है 16। अब यहाँ पे देखिए यूरेनियम का एटॉमिक मास, कई बार तो कई जगह क्वेश्चन में गिवन होता है बट सब जगह नहीं होता, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यूरेनियम वैसे भी आपका काफ़ी फेमस एलिमेंट है, तो आप हो सके तो इसका मास याद रखिए। फिर है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, इसमें देखिए क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है इससे, यही मतलब हुआ ना कि आपका रिलेटिव मतलब कि हम कंपैरेटिव कर रहे थे, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकलेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, मास में कन्वर्ट किया हुआ। तो हम क्या करेंगे देखिए, 84.82, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, 84.82 डिवाइड बाय 238, इसको मैंने डिवाइड किया इससे, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 0.3562, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ भी करोगे, क्या करेंगे हम 15.18 को, यानी इस वाले को आप डिवाइड कर दोगे 16 से, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई 0.9487, करेक्ट। अब मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड करके क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो क्या करेंगे, इन दोनों में ये छोटा है 0.3562 को अगर हम 0.3562 से ही डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 1। ऐसे ही इसको करेंगे, 0.9487 को डिवाइड करेंगे 0.3562 से, वैल्यू आ गई हमारी, नीचे लिख देती हूँ 2.66। अब ये होल नंबर तो है नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें, इसको कन्वर्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब हमने लास्ट में क्या करना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना था बाय यूजिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या किया मैंने, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, U था हमारा खाली, U का, उसके नीचे 3 आ जाएगा, O के नीचे 8, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, U3O8। ये आपका आया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता मॉलिक्यूलर मास, है ना, कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो आप क्या करते हैं, उसका यूज करते हुए मॉलिक्यूलर मास का यूज करते हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आगे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंबाइंड आते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में खाली एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आपको सिखाया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें दोनों को कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया H, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन
और आपको मोलर मास दिया हुआ है 98.96। क्या कैलकुलेट करना है? एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो क्या करेंगे हम टेबल में, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम करेंगे। एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, हमने उसका सिंबल लिख लिया, ठीक है। और क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, हमने उसका सिंबल लिख लिया। देन क्लोरीन, Cl, ठीक। अब सबकी परसेंटेज लिखनी है। परसेंटेज देखिए कार्बन की 24.27, ये ध्यान से उतारिएगा, कई बार जल्दबाजी में गलत उतार ली जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.07, देन क्लोरीन 71.65। इनका एटॉमिक मास सबका लिखेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, इसका 35.5। फिर क्या करते थे हम? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, परसेंटेज को डिवाइड कर देते थे एटॉमिक मास से। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे 24.27 डिवाइड बाई 12, तो आपका आ जाएगा 2.02, ठीक है। इसको करोगे डिवाइड तो दिख रहा है आपको 4.07। यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी आपका आएगा 2.02, ऑलमोस्ट डबल है इसका। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे हम? सबसे छोटे वाले से डिवाइड करते थे। तो हमारा ये दोनों सेम ही है, सबसे छोटा यही है, तो 2.02 डिवाइड बाय 2.02 कितना आ गया? 1। 4.07 डिवाइड बाय 2.02 अप्रॉक्स ऑलमोस्ट डबल ही है, तो 2 आ गया। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे इस केस में ऑलरेडी आपकी होल नंबर रेशियो आ रही है, तो क्या करोगे? इसको जस्ट ऐसे ही उतार दोगे। अब इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपिरिकल फॉर्मूला C1H2Cl, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना क्या है? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले इंपिरिकल फॉर्मूला मास, तभी हम वैल्यू पुट कर पाएंगे ना। इंपिरिकल फॉर्मूला मास देखो कैलकुलेट करो कितना आएगा। कार्बन का 12 + 2 + 35.5, ये आपका आ गया अप्रॉक्स 49, है ना। 12 to 14 एंड राइट 49.5, ठीक। अब क्या दिया हुआ था आपको? 98.96। लेट मी चेक, ये इतना ही है कहीं? 30, 10, 40, 44, देन 49, यस करेक्ट। अब आपको कैलकुलेट करना था, देखो फॉर्मूला आपका रिलेशन क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। तो पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू आपकी कहाँ से आ जाएगी? 98.96, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दोगे आप किससे? इससे, जो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया है, ये आपका आता है 2। तो n अगर आपका 2 आया है, मतलब इसको अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे निकालना होगा CH2Cl का, तो आप क्या कर दोगे? 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही करते हो, तो यानी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया? C2 इंटू CH2Cl, इसका मतलब C2H4Cl2। तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया C2H4Cl2, ठीक। बहुत सिंपल था। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने पहले जैसे निकाला था वैसे ही निकाला। उसके बाद हमने क्या किया? मोलर मास दिया हुआ था, उसका यूज करते हुए n की वैल्यू निकाली है। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें 2-3 चीजें पूछी हुई हैं। ये दोनों तो हमने पहले भी निकाला है, इसमें मोलर मास भी निकालने को कहा हुआ है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर आपको पता लगेगा किस लॉ का यूज हो रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन? अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इसके अलावा कोई और एलिमेंट उसमें नहीं है। पहली चीज, बर्निंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गैस क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। खाली कार्बन और हाइड्रोजन उस कंपाउंड में है, CO2 और H2O निकल रहा है। कितनी कितनी निकल रही है वो भी पता लग गया है। उसके बाद क्या बोला है? अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दैट गैस इज फाउंड टू बी इतना। मोलर मास नहीं दिया, लेकिन 10 लीटर उस गैस का हमें बता दिया कि इतने के बराबर है। अब आप यहाँ देखिए, वॉल्यूम का रोल आ गया, गैस का रोल आ गया। कौन सा लॉ आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, GMV लॉ, है ना। जहाँ पे हमने क्या कहा था? 22.4 लीटर
ऑफ एनी गैस किसके इक्वल होता है, उसकी मोलर मास के, है ना। तो यहाँ से हमारा मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे हम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें क्या निकालना होगा, परसेंटेज किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की। अब आप ये देखिए उसने क्या कहा है, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ CO2। तो यानी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि अगर इतनी CO2 आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, कार्बन इसमें मतलब जितना भी प्रेजेंट है वो वही कार्बन है ना जो गैस में प्रेजेंट था। तो आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, देखो अमाउंट ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड के 12/44, यही तरीका होता है ना कैलकुलेट करने का कि 44 ग्राम में CO2 के 44 ग्राम होता है इसका मास की, उसमें 12 है तो 3.38 में कितना होगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे। जैसे अब ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने पहले भी इस तरह की चीजें की हुई है मोल कॉन्सेप्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम में मतलब कि CO2 का 44 ग्राम था, इसमें कितना आपका कार्बन है, एक ही एटम दिख रहा है मतलब कि 12 ग्राम। तो 44 में अगर 12 है तो 3.38 में कितना होगा, उसी का यूज करते हुए हमने क्या किया, 12/44 इंटू 3.38, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9218 ग्राम, ठीक है। पहली चीज आपकी आ गई अमाउंट ऑफ कार्बन। अब आपको अगला क्या करना है, निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन, क्या करोगे आप, सेम ऐसे ही हाइड्रोजन निकालोगे। अब हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, वाटर का मास और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका, उसमें कितना हाइड्रोजन है 2 ग्राम। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2/18 और आपको क्या दिया हुआ है 0.690, ठीक। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.0767 ग्राम। हमें पता लग गया कार्बन भी का भी अमाउंट, हाइड्रोजन का भी अमाउंट। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमारे जो मॉलिक्यूल था हमारा यानी जो गैस थी उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों का मास प्लस कर दो तो कितना टोटल हो जाएगा, प्लस करो 0.9218 प्लस 0.0767, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9985 ग्राम। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं क्योंकि जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन था वो यहीं से आया है जो आपकी वैल्यूज गिवन है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए CO2 हमें बताया हुआ था कि हमारी गैस को जब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो CO2 निकल रही है, वाटर निकल रहा है। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, उसी वेल्डिंग गैस से जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हमने CO2 के मास का यूज करते हुए पहले अमाउंट ऑफ कार्बन निकाला कि कार्बन कितना मास है, ऐसे ही हाइड्रोजन का निकाला। मास अगर हमें पता लग गया तो हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज, क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं आई तो हम क्या नहीं निकाल सकते, इंपिरिकल फॉर्मूला। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितना मास है डिवाइड में टोटल मास, यही करते हैं ना। अगर आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करना चाहो तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों का हमने मास प्लस कर दिया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ जाएगी, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100, तो आपका आ गया 0.9218 डिवाइड बाय 0.9985 इंटू 100, ये अप्रॉक्स आपकी आ गई 92.82%, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली आप किसका करोगे, हाइड्रोजन के केस में भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का आपका अमाउंट था 0.0767 और डिवाइड में क्या आपका आ जाएगा, सेम वही जो आपका टोटल करके आया हुआ था, दिस वन 0.9985, 0.9985 इंटू 100। अब आप अगर 100 में से माइनस कर दो तो भी आपकी परसेंटेज आ जाएगी, कैलकुलेट करना था तो भी आपकी आ गई, ये आपका आ गया 7.68%। हमारे पास आ गई क्या क्या चीज, परसेंटेज कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी। अब हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज का यूज करते हुए एम्पिरिकल फॉर्मूला करेंगे। फिर हमें निकालना पड़ेगा पहले मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ का यूज करते हुए, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब हमें कैसे करना है, एलिमेंट हमारा C और H,
मैंने डायरेक्टली एक्चुअली सिंबल और वो अलग अलग नहीं किया, डायरेक्टली यही कर दिया, ठीक है, शॉर्ट में किया है मैंने ये टैबुलर फॉर्म में। एट परसेंटेज आपकी देखिए कार्बन की आई थी 92.82, गलत थी वो, 32 आना चाहिए, ठीक, और 7.68 हाइड्रोजन की आई थी। अब एटॉमिक मास कार्बन का 12, इसका हाइड्रोजन का 1, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 92.32 डिवाइड बाय 12 और यहाँ 7.68 डिवाइड बाय 1। तो ये आपका अप्रॉक्स ये एक टेबल आपका और बनेगा, इसको मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको यहीं कर देते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, ये ऐसे, ठीक। ये आपका कैलकुलेट करके कितना आ रहा है देखिए 7.69 और ये आपका आ रहा है 7.68, अप्रॉक्स सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे अब जब डिवाइड करोगे आप 7.69 डिवाइड बाय 7.68 तो कितना आ गया आपका 1, और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। अब यहाँ पे जो हम एक और टेबल बनाते थे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये कभी बनाने की ज़रूरत, वैसे तो देखिए अगर होल नंबर नहीं आ रही है तभी बनाते हैं, बट मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया था, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा बना दिया कि चलिए कोई बात नहीं, 1 1, ठीक है। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, CH, यही बना ना खाली। मास कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, 12 + 1 13 ग्राम, ये भी आ गया। अब क्या रह गया, अब हमें चाहिए मोलर मास निकालना। मोलर मास के लिए देखिए उसने क्या कहा है, 10 लीटर आपकी वेल्डिंग गैस किसके बराबर है, 11.6 ग्राम के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं इधर कैलकुलेट कर दे रही हूँ, 10 लीटर उस गैस की हमारी है 11.6 ग्राम एट STP, है ना। 22.4 लीटर कितने की होगी, 11.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 22.4, यही करेंगे ना, 22.4। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तब आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा अप्रॉक्स 26, ठीक है। ये आपका आ गया मोलर मास। तो हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द लॉ। ये यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में किया है, मैं मोल कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुकी है हम कैसे लिखते हैं। 10 लीटर ऑफ that gas at STP is equal to 11.6 gram, 22.4 liter of that gas at STP will be equal to, इस तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में किया है जस्ट। तो मोलर मास आपका आ गया 26 ग्राम। अब हम क्या निकालेंगे, N की वैल्यू। N की वैल्यू किससे आ जाएगी, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि 2 आ गया। 2 आ गया तो मतलब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H2। तो C2H2 आपकी क्या है, एसिटाइलिन गैस। C2H2 आपकी ये गैस थी, ठीक। आई होप जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी कवर कर दी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं स्टोइकियोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री नाम से पता लग रहा है, मेट्री मतलब कुछ मेजर करना। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली है क्या कि एलिमेंट के रिगार्डिंग आपने मेजर करना। अब देखिए ये चीज़ आपकी अप्लाई होती है उन केमिकल रिएक्शंस पे जो बैलेंस्ड हो। क्यों, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमने सपोज कीजिए रिएक्ट करवाया CO2 + H2। चलो चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन दोनों साइड 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, वहाँ नहीं है, हमने इसको ये कर दिया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ हो गई 2 + 2 4 ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे 2 ही है खाली। अब हुई है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर नहीं होगी तो हमें नहीं पता होता कि आपका मीथेन के साथ, जैसे इस रिएक्शन में देखिए मीथेन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स हो गए आपके, ये प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ किसमें, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आपके यहाँ से निकलेंगे। कैसे, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पता हो तो हमें पता होगा कि इसका जितना मास है उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है।
है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई सपोज जैसे यहाँ कार्बन का कितना मास होता है 12 + 4 16, है ना, 16 ग्राम को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 32 ग्राम मीथेन को कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे हर रिएक्शन के लिए। तो स्टोइकियोमेट्री में मेनली यही है, जितने आपके क्वेश्चंस आते हैं पहले तो आप स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, जल्दबाजी में अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो आपका पूरा आंसर गलत है। अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। आपको जस्ट कोरिलेट करना होता है। कोरिलेट भी किसका, कई बारी मास मास रिलेशनशिप होता है, वो चाहे मास मास रिलेशनशिप मतलब इसके ग्राम का मतलब इसका मास यूज करके, रिएक्टेंट्स का मास यूज करके हो सकता है प्रोडक्ट्स का मास कैलकुलेट करना हो, या फिर सेम भी हो सकते हैं कि एक रिएक्टेंट का मास यूज करके हो सकता है दूसरे रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करना हो। तो ये हो गया मास मास रिलेशनशिप। इसी तरह क्या हो सकता है, मास वॉल्यूम, कि अगर आपके प्रोडक्ट्स में वॉल्यूम यानी कि गैस बन रही है तो वहां पे क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी इंक्लूड हो सकता है। अगर आपकी पूरी रिएक्शन ही ऐसी है कि गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कई बारी कि एक जगह आपका सपोज करो मास है, दूसरी जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरह से कई टाइप के रिलेशनशिप बन सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए पहली चीज, सेकेंडली बैलेंस्ड होनी चाहिए, देन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और कई बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन लिखी सबका मास कैलकुलेट कर लिया, सबके मोल्स लिख लिए, सबकी जरूरत नहीं है। आप ये देखिए क्वेश्चन में किसके बारे क्या क्या चीजें गिवन, फिर से वही बात आ गई कि गिवन क्या दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, अभी हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज बाकी स्टोइकियोमेट्री में और कुछ नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स डेड श्योर हैं आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, चाहे किसी भी एग्जाम में है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इन्वॉल्व्स यू कैन से ऑल द लॉज, मोल कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। तो अब तक आपने जितना पढ़ा है पूरा इस चैप्टर में वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि पिछला सारा हमें आना चाहिए, वो जरूरी है, रिवाइज होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले अब ये पता होना चाहिए कंबशन का मतलब क्या है। कंबशन क्या होता है, जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और एक चीज और याद रखिए, कंबशन में हमेशा जब कंप्लीट कंबशन होती है तो एक ही आपके दो ही कंपाउंड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मीथेन है, कंबशन मतलब कि हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमेशा कंबशन में, कंप्लीट कंबशन में, CO2 वाटर। ये कंप्लीट कंबशन की बात, कंबशन का मतलब ये होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं होती। फिर हम इसको बैलेंस करेंगे, अभी हमने पहले भी किया था। ठीक है, सेम वही चीज आ गई, हो गई ना बैलेंस, यस। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपको पूछा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ, साथ में लिख लिया मोल्स, कि इसके हमें मोल्स पता लगाने हैं। आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, यानी इसके 22 ग्राम कितने उससे निकलेंगे, ये चीज हो गई। अब गिवन क्या है यहाँ पे, इसका एक मोल कितना ग्राम दे रहा है, 44 ग्राम। अब यहाँ आप देखिए किसका रिलेशनशिप आया, मोल एंड मास का, रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट का मास, हो गया ना रिलेशनशिप एक तरह का, कि एक मोल आपका मीथेन 44 ग्राम CO2 दे रहा है, तो 22 ग्राम CO2 कितने से डेवलप होगी, कितने मोल्स आपको चाहिए होंगे मीथेन के, यही पता करना है। क्या लिखेंगे हम, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जो पता करना है, जिसको निकालना है, वो हम क्या करते हैं, राइट साइड लिखते हैं। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड बाय, क्या आ जाएगा, 1 मोल मीथेन, यही है ना। तो 22 ग्राम कितने से निकलेगा, ये आपको दिख रहा है, जस्ट हाफ हो गया, इसका मतलब वहां भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट भी अगर करना हो तो आप क्या कर देंगे, 1/44 इंटू 22, क्या आ गया, 0.5 मोल, यानी कि हाफ मोल। ठीक है,
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी में मैं आपको वेरिएशन बताती हूँ, आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे नो डाउट, बट ये बहुत सिंपल सी आपकी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैं वेरिएशन बता देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हो सकता है, इसको रब कर देती हूँ मैं, ठीक है। सपोज कीजिए, ठीक है ये रहने देते हैं, आपको कहा होता CO2 आपको पता है गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर सपोज कीजिए हम इसका क्या कर सकते थे रिलेशनशिप, मोल और वॉल्यूम का भी कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते थे यहाँ मास एंड वॉल्यूम का, कि कितने मास मीथेन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ कोई भी हो सकता है, वॉल्यूम दे दी जाती 22.4 दे दी जाती, यहाँ पे 1 मोल है ना इसका, 1 मोल का मतलब कितना है 22.4 लीटर। सपोज कीजिए मैं इसका डबल कर देती हूँ यानी कि 44.8, ठीक है। और ये कह दिया जाता कि कितने मोल्स इसके मीथेन के लगेंगे या कितना मास लगेगा मीथेन का टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, मास वॉल्यूम का या फिर मोल और वॉल्यूम का। तो आप क्या करते, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन, तो 44.8 उसका डबल है, कितने से बनेगा, यहाँ भी डबल हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएंगे। या फिर अगर मास पूछा होता तो इसका मास कितना आना था, 12 + 4 16 ग्राम, कि मतलब 22.4 लीटर आपकी 16 ग्राम से बन रही थी, तो 44.8 16 का डबल 32 से बनेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर इन दोनों का रिलेशन भी पूछा जा सकता था, ठीक। तो हम एक एक करके इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ आपका अच्छे से रिवाइज हो। उसके लिए मैंने मैक्सिमम कोशिश की है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में भी की थी, कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार यहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है कि जब तक हम खुद अपने हाथ से नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है, एंड एग्जाम टाइम में फिर उस टाइम ब्लैंक हो जाता है इंसान। न्यूमेरिकल्स वो चीज़ें हैं जो बच्चे को मेरे हिसाब से कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप कभी भी आप लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स के पूरे मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम में देखिए आपने थ्योरी लिखी, आंसर लिखा, उसमें तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। न्यूमेरिकल में आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज़ मेरी आप सबको आई कैन से सजेशन है कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये फुल मार्क्स स्कोर करवाते हैं, ठीक है। मार्क्स आपके इससे अच्छे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1.5 ग्राम of an impure sample of sodium sulfate dissolved in water was treated with excess of barium chloride solution। क्या किया हमने, impure sample था किसका, सोडियम सल्फेट का, ठीक है। मतलब उसमें सोडियम सल्फेट के अलावा कुछ और भी मिला हुआ था, उसका मास दे दिया आपको 1.5 ग्राम। क्या कहा है कि उसको हमने ट्रीट किया यानी रिएक्शन करवाई उसकी एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। रिएक्शन कराने के बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट बना एज ड्राई प्रेसिपिटेट, और उसकी वैल्यू दे दी है। परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है सैंपल की। कौन सा सैंपल, वो वाला सोडियम सल्फेट जो कि इम्प्योर था। अब आप देख सकते होंगे मैंने जानबूझ के कहीं पे भी फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होपफुली आपको लिखना आता होगा, ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि बच्चों को अगर ये फॉर्मूलाज लिखने नहीं आएंगे तो आप रिएक्शंस या ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सोडियम सल्फेट के लिए क्या आप करोगे, सोडियम Na सल्फेट SO4, ये 2 नेगेटिव होता है, ये 1+ होता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया Na2SO4। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी सोडियम सल्फेट के लिए। बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम आपका किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 2, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना होता है +2, तो बेरियम क्लोराइड आपका होगा BaCl2, है ना, इसके ऊपर +2 चार्ज क्रॉस होके क्लोरीन पे गया, और बेरियम सल्फेट क्या बनेगा BaSO4, ठीक है। दोनों का +2 चार्ज -2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, हमें इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने क्या किया, देखिए रिएक्ट क्या क्या कर रहा था, सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब आपको रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए कि क्या बनेगा। यहाँ से देखिए एक तो इसने बता ही दिया कि बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट मतलब, और साथ में NaCl निकल रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है Na2 है, तो हम यहाँ को भी ट्वाइस कर देंगे। सोडियम हमारा बराबर हो गया, सल्फेट यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 है, ठीक है। बेरियम 1 है, क्लोराइड 2 है, 2 है, ठीक है। वैसे तो देखिए NaCl का हमारा कोई रोल ही नहीं था, बट स्टिल जब भी करना है पूरी केमिकल रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो।
ये स्टेप हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, इसका इम्प्योर सैंपल है 1.5 ग्राम। तो अगर आपको प्योरिटी पता लग जाए, परसेंटेज प्योरिटी आप कैसे निकालोगे कि एक्चुअल सोडियम सल्फेट उस पूरे सैंपल में कितना था। तो इसके लिए आप ये देखिए, रिएक्शन करके जो बेरियम सल्फेट बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, जितना प्योर अमाउंट आपका सोडियम सल्फेट होगा सिर्फ उसी से बन सकता है। उसके अलावा अगर इम्प्योर कुछ भी है उससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये कंपाउंड रिएक्ट सिर्फ सोडियम सल्फेट से कर रहा है। अगर कुछ भी आपका इन केस इम्प्योरिटीज जो एक्सेस में प्रेजेंट होंगी उनके साथ रिएक्ट बेरियम क्लोराइड नहीं करेगा, ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, तो बेरियम सल्फेट भी नहीं बनेगा। किससे बनेगा, खाली जितना प्योर सैंपल था। तो यानी हमें इसका रोल है हमारे पास और इसका रोल है, ये चीज़ थी ना, क्योंकि इसी का मास दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम दोनों का मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें मास का ही रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ सोडियम 2 × 23 प्लस 32 सल्फर का प्लस 16 × 4 यानी कि 64 ऑक्सीजन का, टोटल किया तो हमारा आ गया 142। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 × 23 32 प्लस, ठीक है, 142 ग्राम आपका इसका हो गया। अब यहाँ पे बेरियम का मास पता होना चाहिए, 137 होता है, प्लस सल्फर 32 प्लस 16 × 4 फिर से वही 64 ऑक्सीजन, कितना आ गया 233 ग्राम। ठीक है, यानी 142 ग्राम सोडियम सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है 233 ग्राम बेरियम सल्फेट बनाने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसका तो रोल बाद में आएगा, हमारा इसका अभी काम नहीं है। क्या चीज़ का, किस चीज़ का काम है कि बेरियम सल्फेट आपका जो बन रहा था वो कितना था 1.74, यानी जो बेरियम सल्फेट बन रहा है दैट इज़ प्योर। तो आप कैसे कर सकते हो, 233 ग्राम हमारा बेरियम सल्फेट अगर 142 ग्राम से बन रहा है तो 1.74 ग्राम कितने से बनेगा। अगर आपने ये निकाल दिया इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल सोडियम सल्फेट कितना है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट रिक्वायर कितना, 142 ग्राम सोडियम सल्फेट। ठीक, कितना चाहिए आपको 1.74 ग्राम के लिए, 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट रिक्वायर। क्या करोगे आप, 142 डिवाइड बाई 233 इंटू 1.74, 142 डिवाइड बाई 233 इंटू 1.74। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई आई थिंक, कैलकुलेट अगर आप करोगे यहाँ पे, ठीक 1.06, फाइन 1.06 ग्राम आपको चाहिए सोडियम सल्फेट के। ये हमारा एक्चुअल प्योर जितना सोडियम सल्फेट चाहिए वो है। अब दिया कितना है, हमारे पास इम्प्योर सैंपल था 1.5 ग्राम सोडियम सल्फेट का, तो मतलब उसमें खाली 1.06 ग्राम प्योर सोडियम सल्फेट है, उसके अलावा जितना भी है 1.5 का, इसके मतलब रिमेनिंग जितना भी है वो क्या थी, इम्प्यूरिटीज। तो परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकलेगी, परसेंटेज प्यूरिटी के लिए आप जो एक्चुअल अमाउंट है उसको ऊपर रखोगे, 1.06 को डिवाइड में क्या करोगे 1.74 और 100। यही करते हैं हम सिंपल परसेंटेज प्यूरिटी के लिए कि भाई 1.74 में आपका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, खाली 1.06, तो 100 में कितनी होगी, परसेंटेज निकालनी थी। सो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा अप्रॉक्स 70। ठीक है, 70.6%। तो इम्प्योरिटी वाला जो इस तरह का क्वेश्चन होता है परसेंटेज प्यूरिटी निकालने वाला, ये बहुत आता है क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, वैसे भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम को लेके, वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन यानी आपकी जो गैस है, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको देख के आइडिया लग रहा है कि कंप्लीटली वॉल्यूम रिलेशनशिप पे बेस्ड है। एसिटाइलिन गैस है, पता होना चाहिए इट इज C2H2। ठीक है, देन अब क्या करना है कि हमें रिएक्शन किसकी है वो चेक करना है। क्या है, देखिए कंप्लीट कंबशन हो रही है एसिटाइलिन गैस की। चलिए पहले वो रिएक्शन ही लिख लेते हैं। रिएक्शन में आपने लिखा C2H2 प्लस O2
कंप्लीट कंबशन है तो मैंने क्या बताया, CO2 और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया, बट ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम बैलेंस करते हैं। हमने यहाँ पे किया 2, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ 4 कार्बन, ठीक है, और इस साइड हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से है 4 और इस साइड अब 4 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, यहाँ देख लेते हैं जितना उसके हिसाब से कर लेंगे। 4 × 2 8, 8 + 2 10, तो यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। हमने एसिटाइलिन की कंबशन कराई, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, फिर हमने बैलेंस किया, ठीक। उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड, यहाँ हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ किसकी, एसिटाइलिन के लिए 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कहा हुआ है। तो एक तो ये इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हुई हैं कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी उसका, और ये भी पूछा हुआ है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बनेगा, यानी इन 3 चीज का रोल है। तो आप देख सकते हो 2 वॉल्यूम, इसकी 5 वॉल्यूम और इसकी 4 वॉल्यूम। तो पहले हम एक रिलेशन करते हैं, कौन से वाला, ऊपर वाला, कि आपको खाली ऑक्सीजन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक। तो अगर निकालना कितने का है, 200 सेंटीमीटर क्यूब का, 2 वॉल्यूम के लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन गैस के लिए कितनी वॉल्यूम चाहिए, यही मतलब है ना। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर कितना, 5 वॉल्यूम O2। तो क्या करेंगे हम, 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए होगा, ये मैंने देखिए शॉर्ट में कर दिया है, ये आप खुद कर सकते हैं, 5/2 × 200, ये आपका आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब O2 एट STP, ठीक है। इसी तरह ये आपका हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपका क्या है, CO2 वाला। क्या कहता है दूसरा पार्ट, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब आपको किसका किसका रिलेशन निकालना होगा, देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। C2H2 वाला आपको अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको किस चीज का यूज करके कैलकुलेट करना है, इसका या इसका, ठीक है। ये आपका मेन चीज थी जो ऑलरेडी गिवन थी, तो आपको इसका ही यूज करना है कि 2 वॉल्यूम से बनती है 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा कितना था आपका, 200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको दिया हुआ एसिटाइलिन गैस ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ही सेकेंड वाला पार्ट भी करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 वॉल्यूम ऑफ किसकी, एसिटाइलिन गैस की, C2H2 फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 4 वॉल्यूम। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब आपकी कितनी बनाएगी, 4/2 × 200 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया आपका ये, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP। क्लियर। तो हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में 2 रिलेशंस आपने देखा, दोनों वॉल्यूम रिलेशनशिप थे, उनका यूज करते हुए क्वेश्चन किया। तो इस तरह से स्टोइक्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से स्टोइक्योमेट्री के बहुत सारे अभी और क्वेश्चंस पेंडिंग हैं अलग अलग टाइप्स के, वो करेंगे, और एक लास्ट टॉपिक रहता है लिमिटिंग रिएजेंट, वो करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, पिछले जो चैप्टर आपका जितना कंटेंट हो चुका है उसको रिवाइज करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, अदरवाइज आपकी अपकमिंग वीडियो अपकमिंग टॉपिक्स मिस हो जाएंगे, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगेन सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।